जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है न्यू डील, जिसे हम अमेरिकी अर्थव्यवस्था के उदय के नाम से भी जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि जिसकी वजह से अमेरिका का उत्थान तो पहले ही हो रखा था, लेकिन उसके बाद इसने अपनी आर्थिक स्थिति को और ज़्यादा सुदृढ़ कर लिया। तो प्रश्न हमारा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनता है कि महायुद्ध के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था का उदय के क्या कारण थे, या फिर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य जो 20 साल थे, उस अवधि में अमेरिका का राष्ट्रीय उत्थान कैसे हुआ। तो अमेरिका के उत्थान से पहले की परिस्थितियों में हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के अगले ही वर्ष अमेरिका में आम चुनाव हो जाते हैं। तो 1920 के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी से हार्डिंग्स अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो था वो अमेरिका की भूमि पर तो नहीं लड़ा गया था, किंतु फिर भी अमेरिका आर्थिक तौर से थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था। युद्ध के कारण अमेरिका की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई थी और अमेरिका का आम नागरिक इन बिगड़ती हालातों को सुधारने के लिए सरकार से मांग करने लगता है। युद्ध और साम्यवाद के प्रसार से लोगों की सांसें थमने लगी थी। सभी लोग शांति और निदान के इच्छुक थे। लेकिन होता क्या है कि अब ऐसी आशा लेकर लोग आगे बढ़ते हैं कि वे चाहते थे कि सरकार जो है उनके काम धंधे में दखल अंदाजी ना करे और वे अपने अनुसार अपना काम धंधा चला पाएँ। लेकिन अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए सरकार कई कदम उठाती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के उदय की तरफ पहला कदम सरकार 1922 में उठाती है, जिसमें वे वित्तीय व्यवस्था की पुनर्स्थापना करती है। सन 1922 में अमेरिकी कांग्रेस ने फर्डिनेंड कम्यूर्स नाम का एक पैक्ट पास किया, जिसके अनुसार टैरिफ की दरों को बढ़ा दिया गया, यानी कि बाहर के देशों से सामान तो आएगा और उस पर टैक्स लगा दिया गया, जो कि व्यापारियों को नहीं खरीदारों को देना होगा, यानी कि आम जनता द्वारा दिया जाएगा। अगर 100 रुपये की चीज़ है तो उस पर 50% टैरिफ लगा दिया गया, जिसकी वजह से वो 150 की हो गई और जो 50 रुपये एक्स्ट्रा थे वो अब खरीदारों को देने थे। इस अधिनियम के तहत ही राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि कर जो है, करों की दरें जो है उसको 50% से वे बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। और राष्ट्रपति ने अपने इस अधिकार का कई बार प्रयोग किया, लेकिन उन्हें सफलता जो थी वह कुछ ही महीनों पे मिलती है। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने रेलवे ट्रैक्स की जो व्यवस्था थी उसको भी प्राइवेट कर दिया। सन 1928 में हार्डिंग सरकार जो थी उनके द्वारा जहाज़ों को जो युद्ध के समय प्रयोग में लाए गए थे उन्हें सस्ते दामों पर बेचना आरंभ कर दिया। इस मामले में भ्रष्टाचार का मुद्दा खूब ज़ोरों शोरों से उठा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वे अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ नहीं कर पाए। व्यापारिक जहाज़ों के निर्माण में भी सरकार द्वारा कोई वृद्धि नहीं की गई। अब सरकार ने सरकारी खर्चों को कम करने पर जोर दिया, जिसमें उन्होंने सरकारी नौकरों के जो कर्मचारी थे उनके वेतन में कटौती करना शुरू कर दिया। और इन प्रयासों से अमेरिकी सरकार ने जो अमेरिका के प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स थे, बैंक थे, उनसे जो लोन लिया था उसमें से 80 अरब डॉलर को वे चुका पाए। इसके बाद किसानों की सहायता में भी सरकार ने योगदान दिया। अमेरिका में सबसे ज़्यादा परेशानी जो थी वो किसानों को ही उठानी पड़ी थी। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भी अमेरिका का जो विदेशी व्यापार था ना वह कम हो गया था। इस समस्या का एक मुख्य कारण ये भी था कि विदेशों में कृषि उत्पादन अधिक तेज़ी से बढ़ रहा था और अमेरिका में भारी व्यापारिक कर लगाए गए थे। ये जो व्यापारिक कर लगाए गए थे, टैरिफ लगाया गया था, इसकी वजह से विदेशी व्यापारी अमेरिका में व्यापार करना उचित नहीं समझ रहे थे। और विदेशी व्यापार की कमी के कारण अमेरिका के जो कृषि उत्पादन था ना उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई, क्योंकि वे विदेशी व्यापार पर भी निर्भर थे कुछ समय से, तो वो उसमें भी कमी आने लग पड़ी। किसानों की बिगड़ती स्थिति को देख सरकार ने एक अधिनियम पारित किया, जिसे मैकनरी हुयेन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अधीन सरकार किसानों से उनका अनाज ऊंची दरों पर खरीदने वाली थी। हालांकि ये जो सौदा था ये घाटे का सौदा था, किंतु फिर भी सरकार ने आम जनता को आश्वासन देने का प्रयास किया था। लेकिन ये अधिनियम पूर्णतया पास नहीं हो पाता है, बीच में ही खारिज हो जाता है, जिसकी वजह से किसानों को कोई सहायता नहीं मिल पाई सरकार की तरफ से। इसके बाद हमें देखने को मिलता है रेडियो और सिनेमा के विकास के कारण भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में काफ़ी तेज़ी आती है। रेडियो और सिनेमा के विकास से अमेरिका में नए नए उद्योग खुलना शुरू हो गए।
रेडियो और सिनेमा जो थे वो लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बन गए थे और इन्हीं मनोरंजन के साधनों पर विज्ञापन आते थे जिससे सरकार भी काफ़ी कमाई करती थी। और इन विज्ञापनों के कारण सिनेमा घरों में जो वस्त्र थे उनका प्रचलन अच्छा हो गया, फर्नीचर हो गए, फैशन इंडस्ट्री हो गई और भी इससे संबंधित नई नई वस्तुओं की उद्योग खुलने शुरू हो गए। एक आंकड़े के अनुसार 1920 में 70 लाख रेडियो बिके थे और उसके अगले वर्ष ये दुगने हो गए, 130 लाख तक के लगभग रेडियो बिके थे और 29 तक पहुंचते पहुंचते ये आंकड़ा 3,380 लाख तक पहुंच गया था। तो इस प्रकार स्पष्ट कहा जा सकता है कि रेडियो और सिनेमा के उद्योगों ने उद्योग विकास किया, यानी कि इनकी वजह से अन्य उद्योगों को भी बढ़ावा मिला। उत्पादन में वृद्धि होना भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था के उत्थान का एक महत्वपूर्ण कारण था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी सरकार ने उद्योगों का विकास करना शुरू कर दिया और सन 1920 से 29 तक के 9 साल के जो वर्ष थे इनमें सरकार ने खूब उद्योग लगवाए, स्थान स्थान पर उद्योग लग गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उद्योगों को चलाने के लिए बिजली उत्पादन चाहिए, तो बिजली उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो गई। और लगभग 5 वर्षों के अंदर अंदर ही अमेरिका में जो कार्स थी उनकी सेल्स दुगनी हो गई। कार्स ज़्यादा बिक रही थी जिसकी वजह से तेल उद्योग में भी फ़ायदा देखा गया। यहाँ पर भी एक आंकड़े के अनुसार पहले उद्योग कम थे तो 1907 में एक कार की कीमत $2,123 थी, लेकिन अब इतने सारे उद्योग लग गए गाड़ियों के कि 1924 तक एक गाड़ी की कीमत केवल $290 रह गई, जिसकी वजह से गाड़ियाँ ज़्यादा बिकने लग पड़ी। इसी के साथ साथ अन्य उद्योगों का भी विकास हुआ, जो क्रोकरी बनती है, प्लेट ग्लास होते हैं, टायर हो गए, बिजली उद्योग हो गए और कृषि यंत्र हो गए, इन सब में भी तेज़ रूप से बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और इसी विकास के कारण अमेरिका एक प्रमुख निर्यातक देश बन गया जो माल बेचता था ना कि खरीदता था दूसरे देशों से। अब उद्योगों के विकास के साथ साथ मज़दूरों को जो मज़दूरी मिलती थी, वेजेस मिलते थे, उनमें भी वृद्धि हो गई। मज़दूरों के वेतन में वृद्धि इस प्रकार हुई कि 1922 से पहले उन्हें एक महीने में $1160 मिलते थे, लेकिन वही अब बढ़कर 1400 हो गए। पहले 1160 थे, अब $1400 पहुंच गई थी। तो अमेरिका में मज़दूरों की स्थिति विश्व के अन्य मज़दूरों के मुकाबले काफ़ी अच्छी थी। कारखानों के मालिकों ने भी मजदूरों के लिए कल्याणकारी कार्य करने शुरू कर दिए, उनके लिए नई नई योजना लागू करनी शुरू कर दी और मालिकों ने खुली दुकान प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें मजदूर यूनियन जो था वो सदस्य सामान खरीदने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वह कंपनी से ही सामान ले सकते हैं। इसी के साथ सरकार ने एग्रीकल्चर फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा न्यू डील की नीति अपनाई गई, जिसमें उन्होंने कृषकों की आर्थिक सहायता करने का वचन दिया। अब होता क्या है कि अमेरिका में कृषि उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मशीनें आ गई थी, नई नई मशीनों का आगमन हो गया था, तो उत्पादन में वृद्धि हो गई थी, लेकिन किसानों की जो क्रय शक्ति थी ना, उसमें कमी आ गई थी, वो खर्चा ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे। लेकिन रूजवेल्ट ने न्यू डील की नीति से इस पर काबू पाया। अगला कारण था सामाजिक व आवासीय सुरक्षा की समस्या का समाधान। अब अमेरिका दुनिया का तो वैसे सबसे धनी देश है, लेकिन 1933 तक स्वास्थ्य से संबंधित कोई वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी, बेरोज़गारी को भी निपटाने का कोई तरीका नहीं था सरकार के पास, और बुढ़ापा, बूढ़े लोग जो थे उनके लिए बुढ़ापा पेंशन नाम की भी कोई चीज़ नहीं थी, कोई राष्ट्रीय योजनाएं नहीं थी। लेकिन रूजवेल्ट ने 1935 में बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना लागू की और इस अधिनियम में क्या किया कि उन्होंने बेरोज़गारी बीमा भी लागू कर दिया कि जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें भी हम पैसे देंगे। और रूजवेल्ट द्वारा अपनाई गई जो न्यू डील की नीति थी उसके अंतर्गत अमेरिका में गंदी बस्तियों को साफ़ किया गया और गंदी बस्तियों को हटा के उसकी जगह अच्छे घर लोगों को प्रदान किए गए। देखने वाली बात तो यह है कि गंदी बस्तियों की सफाई वाला जो काम था ना, ये जो योजना थी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी और बहुत ही महंगी पड़नी थी। कोई भी कंपनी आगे आकर इस गंदी बस्तियों को साफ़ करने का ठेका नहीं ले रही थी। इस समस्या से रूजवेल्ट ने निपटने के लिए क्या किया कि जहाँ पर बस्तियाँ थी ना, उन बस्तियों को हटाकर उसी जगह पर घर बनाने का उन्होंने निर्णय लिया। तो अब क्या हो गया कि अब गंदी बस्तियाँ ही नहीं बची जो उनकी सफाई का ठेका किसी ठेकेदार को देंगे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के उत्थान में एक और नीति ने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया, जो कि थी वित्तीय नीति। इसमें क्या था कि 1933 में एक इमरजेंसी बैंकिंग अधिनियम पारित किया, जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल गया कि जो मुद्रा है ना, उसका संचय किस प्रकार होगा, कितने पैसे छपेंगे, उसका लेन देन कैसे होगा, तो इस सब का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हो गया। इसी के साथ जो रिज़र्व बैंक था उसे भी ज़्यादा नोट छापने का अधिकार प्राप्त हो गया।
अब यहाँ पे क्या होता है ना, सरकार ने बीमा निगम संस्था स्थापित करने शुरू कर दिए। आप बीमा, आपके पास बहुत सारा पैसा है, सरकार आपके पास आएगी, ये बोलेगी कि आप बीमा कर लो, भविष्य में आपको कुछ भी हो जाएगा तो हम आपको पैसे देंगे। तो बीमे के रूप में आपने सरकार को बदले में थोड़े थोड़े करके पैसे दिए, जिसकी वजह से आपके पास जो पैसे थे, जो आप बाज़ार में खर्च करते, उसे खर्च करने के सिवाय आपने इन्वेस्ट किया, जिससे सरकार का फ़ायदा हुआ, उन्हें इन्वेस्टमेंट मिल गई एक तरह से। और आप जो बेफिजूल के खर्च करके महंगाई दर बढ़ाने वाले थे, उसमें भी कमी आ गई। अब सरकार ने पैसे बचाने के लिए विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी किए कि हम आपके साथ व्यापार करेंगे, आप हमारे साथ कीजिएगा, और बदले में हम बीच में कोई फालतू के लेनदार नहीं रखेंगे। इसी के साथ कांग्रेस के जो सदस्य थे ना, उनकी जो कमेटी थी, उसके सदस्यों में जो कर्मचारी जो थे, उनके वेतन में भी उन्होंने कटौती करनी शुरू कर दी। साथ ही साथ सैनिक जो थे ना, सैनिकों के वेतन में भी कटौती करना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि पिछड़े और अविकसित राज्यों के लिए उनके पास पैसा आ गया और वहाँ पे नई नई योजनाएं उन्होंने स्थापित की। नौवां कारण है हमारे पास कि सरकार ने नए मकानों के लिए उनके निर्माण हेतु ऋण की सुविधा प्रदान करनी शुरू कर दी, लोन देना शुरू कर दिया। अब नए मकान बनाना और मकानों की मरम्मत करना, साथ ही साथ जो मकान बना के हमने गिरवी चढ़ा दिए हैं वो कोई हड़प ना ले ज़बरदस्ती, तो उससे बचाने के लिए भी सरकार ने एक संस्था की स्थापना की। अब सरकार ने क्या किया कि जिन लोगों की आय कम है ना, उन लोगों के लिए सस्ते मकान प्रदान करना शुरू कर दिया। सरकार ने 18 प्रकार के मकानों की योजनाएं तैयार की, जिसमें 12 नगर शामिल थे। वहाँ पर नए मकानों के निर्माण हेतु लगभग 50 अरब डॉलर की धनराशि सरकार द्वारा खर्च की गई। एक कारण हमें और देखने को मिलता है, जिसमें नए एग्रीकल्चर एडजस्टमेंट एक्ट की बात की गई थी। अब क्या होता था ना कि वो दौर था जब पैकेज्ड फूड मिलते थे, डब्बे में मीट मिलता था, डब्बे में ही खाना मिलता था। आज भी हम देखते हैं जैसे कप नूडल्स वगैरह हैं इंडिया में, तो पैक्ड फूड बहुत कम यूज़ किया जाता है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रचलन था। अब सरकार ने क्या किया, एक अधिनियम पारित कर दिया। इसके तहत क्या था कि मिलों में हो गया या फिर बंद डब्बों में जो मांस बेचने वाले लोग थे ना, उन पर टैक्स लगाना बंद कर दिया। कोई प्रकार का प्रतिबंध नहीं रखा सरकार ने इन पर। और इस अधिनियम में क्या किया, सरकार ने 5 फसलों पर ध्यान दिया: गेहूँ, कपास, मक्का, तंबाकू और चावल। अब सरकार ने कहा कि आप ये चीज़ें उगाओ, हम इसका भंडार आपसे खरीदेंगे और संकटकालीन समय में इसी भंडार का प्रयोग करेंगे। ये सारा किया कराया जो था, वो सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए किया था। तो ये सारे कारण थे जिनकी वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ और इतना उत्थान हो गया कि विश्व में ये पहले ही एक अलग स्थान रखती थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा ताकतवर हो गई कि भविष्य में इसको कोई खतरा ही नहीं था किसी से। तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका को काफ़ी हानि हुई थी, लेकिन अमेरिकी सरकार ने आर्थिक विकास और शांति की स्थापना की। तो आप निष्कर्ष में ये चीज़ बता सकते हैं कि सरकार द्वारा सुधारवादी योजनाएं लागू की गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा न्यू डील की योजना थी। इसने क्या किया, इसका मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, मौलिक परिवर्तन करना, आर्थिक संकट से लोगों को बचाना। न्यू डील से भविष्य में मुद्रा संकट को रोकने के लिए बैंकों को कुछ समय के लिए सरकार ने बंद कर दिया था, और युवा कर्मचारी जो थे उन्हें कृषि की तरफ खींचना आरंभ कर दिया था, जिससे कि 30 लाख नौजवान थे, वह लोग कृषि की तरफ प्रभावित हुए। औद्योगिक क्षेत्र और शेयर बाजार में होने वाली मंदी से निपटने के लिए भी उन्होंने कई प्रकार के अधिनियम पास किए, और अत्यधिक और गैर जिम्मेदार लोग जो सट्टेबाजी करते थे, उन लोगों को रोकने का भी प्रयास सरकार द्वारा किया गया। इन सभी कारणों से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को उदय तो हुआ ही हुआ, उसका उत्थान हुआ ही हुआ, साथ ही साथ झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग थे, अब वहाँ पे सफाई हो गई, वहाँ पे नए नए मकान स्थापित हो गए, जिससे कि लोगों का जो दैनिक जीवन यापन का स्तर था वह भी ऊंचा उठ गया, क्योंकि श्रमिकों के हितों की बात कर रही थी सरकार। उनके लिए नई नई प्रकार की योजनाएं पेश की गई। तो इन सब से क्या हुआ कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो गई। तो ये था न्यू डील या फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था का उदय। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के उदय को आज हमने समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।